ईबीआईटी में ज्यादा डिफरेंस आ गया। अब मैं अगर इसको इस तरह से देखूं, if there is 16.6% change in EBIT, then there is, पहले किसमें चेंज आया, पहले तो ये बता दीजिए बेटे, पहले गांव बसेगा या पहले लुटेरे आ जाएंगे? पहले सेल्स में चेंज आएगा या कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा? उसकी वजह से ईबीआईटी में चेंज आएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इफ देयर इज 10% चेंज इन कंट्रीब्यूशन, अगर 10% चेंज है कंट्रीब्यूशन में, देन देयर विल बी 16.67% change in EBIT। बेटे अगर कंट्रीब्यूशन में 10% चेंज है तो हमने देखा कि ईबीआईटी में 16.67 चेंज आया। तो मैं अगर इसको एक से लूं, इफ देयर इज 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन, अगर कंट्रीब्यूशन में 1% से चेंज है, देन हाउ मच विल बी द चेंज, देन हाउ मच will be change in EBIT। तो EBIT में कितना चेंज होगा बेटे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16.67 इंटू 1/10। बेटे परसेंटेज तो कट गया, ये आ गया बेटे 1.66। देख लीजिए, इसका मतलब अगर कंट्रीब्यूशन 1% से बदलती है तो ईबीआईटी 1.66 से बदलेगी। बेटे आपने जाने अनजाने में फॉर्मूला लिख दिया। देखिए, ये बताइए मेरे को, मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं और आपने फॉर्मूला बना दिया बेटे। अब मैं उस फॉर्मूले को लिखूंगा। आपने क्या लिखा? 16.67 इंटू 1% अपॉन 10% इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज। ये क्या लिखा बेटे? 16.67 चेंज इन ईबीआईटी। ये क्या लिखा बेटे? चेंज इन सेल्स। चेंज इन सेल्स और चेंज इन कंट्रीब्यूशन। तो बेटे फॉर्मूला बन गया, चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ये देखिए बेटे, ये किसका फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। आराम से देखिए, मैं यही फॉर्मूला वहां पे लिखने वाला हूं। कहां पे? एक बच्चा कहने लगा, हाँ बता रहा हूं बेटे, ये देखो उसी चित्र में लिखूंगा बेटा। चित्र खत्म कहां किया अभी? ये तो मेरा प्यार था, समझा रहा था, लॉजिक समझा रहा था, कहां से कहां पहुंच गया। ये लिखा ना, ऑपरेटिंग रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसके आगे लिख रहा हूं बेटे, ऑपरेटिंग लिवरेज के दो फॉर्मूलेस लिखने हैं। एक तो कंपैरेटिव फॉर्मूला लिखना बेटे, कंपैरेटिव फॉर्मूला। एक फॉर्मूले का नाम है कंपैरेटिव फॉर्मूला और एक फॉर्मूले का नाम है एब्सोल्यूट फॉर्मूला। बेटे एक तो कंपैरेटिव है और एक एब्सोल्यूट है। कंपैरेटिव क्या है बेटे? अभी लिखा नहीं आपने, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। अभी लिखा था बेटे। वैसे कंपैरेटिव तभी यूज कर सकते हैं जब आपको दो ईयर्स, दो फिगर्स, दो कंपनीज,
दी हो तभी तो कंपेयर कर सकते हैं। 5वीं क्लास के बच्चे को दूसरे 5वीं से कंपेयर तभी कर सकते हैं जब 2 बच्चे हो। मान के चलो एक ही बच्चा है, एक ही आपको डाटा दिया, जैसे यहां पर देखिए आप, मैं कहता हूं जी आपको मैंने खाली एग्जिस्टिंग ही दे दिया, ये एग्जिस्टिंग ही दिया हुआ है, ये न्यू नहीं दिया, तो फिर भी निकाल सकते हैं। क्योंकि बेटे हम किस किस के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन के बीच में और ईबीआईटी के बीच में। हम रिलेशनशिप किस किस के बीच में निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन के बीच में और ईबीआईटी के बीच में। तो हम कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो बेटे हमने इन दोनों के बीच में जो बड़े पापा बैठे हैं उसका इफेक्ट देखना है। और कंट्रीब्यूशन बेटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि यहां पहले चेंज आएगा, और ईबीआईटी में बाद में चेंज आएगा बेटे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। आराम से बेटे, आराम से, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट है और ईबीआईटी डिपेंडेंट है। हम कोई भी रेशो बनाते हैं ना बेटे, हम हमेशा इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट पढ़ते हैं। क्या मतलब, मैंने कहा जी मैं कुछ भी आज के तक जो भी मैंने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें मैंने हमेशा क्या किया है, रेशो कभी भी बनाई है ना बेटे, कोई भी फॉर्मूला बनाया है तो मैंने एक बात का ध्यान रखा, आपको पता नहीं है क्योंकि आपका फॉर्मूला रटते आए, इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट। हम इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बनेगा टोटल कंट्रीब्यूशन, अगर एक ही ईयर दिया है, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल ईबीआईटी। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट और इसको कहते हैं डिपेंडेंट। बेटे आराम से देख लो, इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट। तो मैं वहां पर यही फॉर्मूला लिखने वाला हूं बेटे, ये देख लो। तो मैं लिख रहा हूं एब्सोल्यूट फॉर्मूला, इंडिपेंडेंट अपॉन डिपेंडेंट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल ईबीआईटी। टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल ईबीआईटी, ठीक है जी। अब मैं यहां पे कह रहा हूं, नीचे भी एक और डब्बा बनेगा, हायर द ऑपरेटिंग लिवरेज हाई विल बी ऑपरेटिंग रिस्क। जितनी लिवरेज ज्यादा होगी, जितनी लिवरेज ज्यादा होगी उतना रिस्क ज्यादा है। तो जैसे मैं कहूं, सपोज इंटरप्रिटेशन करने बेटे, सपोज ऑपरेटिंग लिवरेज इज 3, then it implies for every 1% change in, पहले किस में चेंज आएगा बेटे, फॉर एवरी 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन, पहले तो गांव बसेगा ना बेटे, पहले तो इंडिपेंडेंट में चेंज आएगा, देन देयर will be 3% change in, then there will be 3% change in, then there will be 3% change in EBIT। तो 3% चेंज होगा EBIT में,
आराम से बेटे लिख लीजिए पहले। अब बेटे अभी ये चित्र थोड़ा सा एक दो डब्बे और बनेंगे, आपने यहाँ तक तो लिख ही दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक यहाँ पर अलग से बॉक्स बनाना है। आपने कहाँ पर बनाना है मैं बेटे बता देता हूँ। ये जो बेटे सबसे पहले हमने डायग्राम शुरू किया था, बिजनेस रिस्क को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। तो ऑपरेटिंग रिस्क तो मैं करता गया, ये देखिए ऑपरेटिंग रिस्क तो मैं करता ही गया। फिर आगे लिखा मैंने और आगे फिक्स कॉस्ट समझाया और मैं केस स्टडी बताई, फिर फॉर्मूले बताए और फिर मैंने इस टेबल को कंप्लीट किया यहाँ तक। और मैंने कहा भी दो तीन बॉक्स और आने हैं। बेटे मैं ये चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि आप क्या करें, आप क्या करें, आप यहाँ पर इसके साथ साथ कुछ लिखें। जैसे मैं कह रहा हूं जी फाइनेंशियल रिस्क, इधर का डब्बा देखें उधर लिखें, थोड़ा दिमाग लगाएं। मैं यहां लिख रहा हूं जी फाइनेंशियल रिस्क, it is due to incidence of फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। आराम से बेटे मैं समझा चुका हूं कि फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है, एक ऑपरेटिंग और एक फाइनेंशियल। फिर इसके एग्जांपल्स भी मैं बता चुका हूं। एग्जांपल्स मैंने लिखे थे, डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, अदर इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। फिर मैंने लिखा था बेटे नीचे, देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ, राइट हैंड साइड लिखता जा रहा हूँ। फाइनेंशियल रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। Financial risk can be calculated with the help of financial leverage. बेटे फाइनेंशियल लिवरेज की मदद से आप फाइनेंशियल रिस्क निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज की मदद से आप ऑपरेटिंग रिस्क निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी आगे चलते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज के बाद मैंने आपको केस स्टडी समझानी शुरू कर दी थी और मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताइए जी चेंज इन ईबीटी कितना आया, क्योंकि इसके बीच में जो कॉस्ट बैठी है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बैठी है बेटे, ये रे पापा, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, मम्मी मम्मी। आराम से मैंने कहा 15 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू में 100 बराबर में, जरा चेक कर लीजिए, ये आया बेटे 25%। ये 25% से डिक्रीज हुआ जी। ईबीटी ईबीटी 25% से डाउनफॉल आई है। ईबीटी डिक्रीज बाय 25%। आराम से देख लीजिए, ईबीआईटी में 16.67 से गिरावट आई क्योंकि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट सेम थी, लेकिन
लेकिन ईबीटी में 25% से गिरावट आई, क्योंकि फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट भी सेम थी। तो इसको मैं अगर इस तरह से पढ़ूं, इफ देयर इज 16.67% चेंज इन ईबीआईटी, क्योंकि पहले तो ईबीआईटी में चेंज आया, देन देयर will be 25% change in, then there will be 25% change in EBT। बेटे तो 25% चेंज होगा ईबीटी में। मैं अगर ऐसे करूं, इफ देयर इज 1% चेंज इन ईबीआईटी, अगर 1% चेंज होगा ईबीआईटी में, then by how much percentage change will be there in EBT। तो फिर EBT में कितना चेंज होगा बेटे? तो ऐसे करेंगे 1 इंटू 25 अपॉन 16.67, परसेंटेज कट गया बेटे, ये देख लीजिए, 25 भाग में 16.67, ये आ गया जी 1.50। आराम से बेटे मैं अब इसको यहां पे लिखने वाला हूं, फॉर्मूले में लिखने वाला हूं। आपने एक्चुअली में फॉर्मूला ही बना डाला। ये 25% क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। बेटे यही तो है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, यही फॉर्मूला बेटे। तो मैं यही फॉर्मूला लिखने वाला हूं, आइए लिख दें। फाइनेंशियल लिवरेज को भी हम दो फॉर्मूले से करेंगे। एक फॉर्मूले का नाम है कंपैरेटिव फॉर्मूला, कंपेयर करेंगे बेटे परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और बेटे एब्सोल्यूट फॉर्मूला बना दीजिए बेटे, वही इंडिपेंडेंट अपॉन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अपॉन डिपेंडेंट इज इक्वल टू टोटल ईबीआईटी अपॉन टोटल ईबीटी। आप खुद बताइए ईबीआईटी में और ईबीटी में कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है और कौन सी चीज डिपेंडेंट है? बेटे खुद लॉजिक समझ आएगा, बड़ी मेहनत से बता रहा हूं बेटे। फिर मैं लिख रहा हूं हायर द फाइनेंशियल लिवरेज हाई विल बी फाइनेंशियल रिस्क। जितना फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होगा उतना फाइनेंशियल रिस्क होगा। तो मैं लिख रहा हूं सपोज फाइनेंशियल लिवरेज इज 2, then it implies for every 1% change in EBIT there will be 2% change in EBT। आराम से बेटे, आराम से
अगर 1% चेंज है ईबीआईटी में तो 2% चेंज होगा ईबीटी में। अब बेटे मैं यहां तक तो पहुंच गया। अब मैंने एक बात बतानी है, इन दोनों डब्बों को मैं मिक्स करके एक दो डब्बे और बना रहा हूँ, आप दोनों ब्रांचेस इकट्ठी कर दीजिए और मैं नेक्स्ट शीट खोलूंगा, वहां पे जा रहा हूँ, बस खत्म होने वाला बेटे। जैसे आपने ऑपरेटिंग लिवरेज का लास्ट बॉक्स क्लोज किया और फाइनेंशियल लिवरेज का भी लास्ट बॉक्स क्लोज किया और यहां लिख दिया बेटे कंबाइंड लिवरेज, ये लिख दिया बेटे कंबाइंड लिवरेज। मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज को गुणा कर दे तो बेटे कंबाइंड लिवरेज आता है, कंबाइंड लिवरेज आता है। इट इज ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ कंबाइंड फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ कंबाइंड फिक्स्ड कॉस्ट। बेटे जो कंबाइंड फिक्स्ड कॉस्ट हुई है उसके चेंज को, उसके इफेक्ट को देखने के लिए हम कंबाइंड लिवरेज निकालते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए बेटे, दो फॉर्मूले बड़े सिंपल से। वैसे कंबाइंड लिवरेज होती है बेटे ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। तो एक तो लिख लीजिए कंपैरेटिव फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। और बेटा ये है एब्सोल्यूट फॉर्मूला, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल ईबीआईटी टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल ईबीआईटी नहीं बेटे, ईबीटी मैंने गलत लिख दिया, ईबीआईटी तो कट ही जाएगा, ईबीटी आराम से लिख ले। बेटे 1.5 घंटा हो गया, कोई बात नहीं बेटे, 5-6 मिनट की बात रह गई। क्या लिख लिया जी? तो चलिए जी आगे चलें। एक छोटा सा ब्लॉक इसके नीचे लिखना है, मतलब ये जो आपने स्टेटमेंट बनाई है इसके नीचे एक ब्लॉक आएगा जो मैं लेके जा रहा हूं आपको। सपोज बेटे मैंने ऑपरेटिंग लिवरेज 3 लिया था और फाइनेंशियल लिवरेज 2 लिया था, तो मैं लिख रहा हूं सपोज कंबाइंड leverage is 6, then it implies for every 1% change in contribution, for every 1% change in contribution, हर 1% चेंज कंट्रीब्यूशन के there will be 6% change in EBT, higher the combined leverage, higher the combined leverage, high will the combined risk, जितनी लिवरेज ज्यादा होगी उतना रिस्क भी ज्यादा है। आराम से लिख लीजिए बेटे, खत्म हो गया, मैंने कुछ लिखवाना नहीं है, यहाँ पर मैंने द एंड कर दिया है। क्लास का एंड नहीं हुआ, लिखने का एंड हो गया, मेरी तरफ से लिखने का एंड हो गया।
बेटे बड़ी मेहनत से मैंने आपको ये कंसेप्ट लॉजिक्स बताने की कोशिश की, और आप मेरे सामने नहीं भी बैठे, फिर भी मेरी अंदर से इच्छा है कि आपको फेस टू फेस से ज्यादा समझ आए बेटे, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। तो सभी बच्चे आराम से लिख लें, ये फोटो लिख लें, चित्र बना लें। ये जो चित्र बनाया है, ये जो फोटो बनाई है बेटे, कंसेप्ट नंबर 14 से कंसेप्ट नंबर 18 तक कवर कर रही है। अलग अलग कंसेप्ट भी लिखे मैंने पीपीटीज के, वो भी बताऊंगा। पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए। हाँ जी दोस्तों, मैं दोस्तों मुझे वो उम्मीद है कि आपने लिवरेजेस का, जो मैंने आपको एक फोटो बनाया था और दिखाया कि भाई लिवरेजेस इस तरह से करते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, आपने सीख लिया। तो आइए जी, मैंने आपको बोला था कि कुछ कंसेप्ट्स भी हैं इसको लेकर, तो आइए जी एक बार कंसेप्ट्स भी देख लें कि कौन से कंसेप्ट्स हैं जो समझने। कंसेप्ट नंबर 14 आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, समझा चुका हूं। मैं चाहता हूं कि फिर भी एक बार आप लिख लें। कंसेप्ट नंबर 14, लिवरेजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिवरेज? मैंने वैसे आपको एक फोटो बनाकर दिखा दी है, कंसेप्ट 14 टू कंसेप्ट 18, उसमें लिवरेजेस की बातें की हैं। तो जल्दी से कंसेप्ट नंबर 14 एक बार लिख लें। लिवरेजेस, अब समझ आएगा आपको सारा ये कंसेप्ट 14 है क्या। लिखिए जी जल्दी। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर क्लास में छोड़ दूंगा दोस्तों। आइए बस आखिरी पड़ाव में इस क्लास के, लिवरेजेस आर टूल्स ऑफ मेजरिंग रिस्क। तो अंडरलाइन कर दीजिए, लिवरेजेस आर टूल्स ऑफ मेजरिंग रिस्क। रिस्क को कैलकुलेट करने के टूल्स को बोलते हैं लिवरेजेस। The risk associated can be classified into two categories. The leverages are the tools of measuring risk. Business risk and financial risk. तो अभी मैंने बताया था आपको, वैसे बिजनेस रिस्क, टोटल बिजनेस रिस्क लिख सकते हैं। टोटल बिजनेस रिस्क को दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क, while carrying out day-to-day operations of a business, an entity may burden itself with some fixed operating cost. Underline कर दीजिए, with some fixed operating cost. With some fixed operating cost, such as salaries, rent of building, टेलीफोन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। बेटे इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, आप लिख लीजिए पहले, मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं। ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क। बेटे लिख लिया हो तो आगे चले। मैं कंसेप्ट नंबर 14 लिखवा रहा हूं लिवरेजेस के ऊपर। लिवरेजेस का कंसेप्ट मैं समझा चुका हूं, मैंने अलग से फोटो बनाई है। फिर भी बेटे मेरा सेवा भाव है कि मैं अलग से भी बता रहा हूं। लिखिएगा, लिखिएगा। बेटे कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज।
बेटे मैं आगे चल रहा हूं, अगर आपने नहीं लिखा तो आप इसको यहाँ पर रोक सकते हैं और फिर लिख सकते हैं। लिखना जरूरी है बेटे, लिखना जरूरी है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोल सकते हैं या खाली ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोल सकते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईडी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईडी, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आराम से बेटे, ईबीआईटी का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ये मैंने वैसे ही एक आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के दिखाई है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करें तो कंट्रीब्यूशन आती है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करें तो ईबीआईटी आती है, या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ईबीआईटी। बेटे ये सब बता दिया है। इफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1, देयर इज नो ऑपरेटिंग रिस्क। हायर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, हायर द ऑपरेटिंग रिस्क। बेटे एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको अलग से केस स्टडी देकर समझा दिया। आप बस 2 लाइनें ऊपर की लिख लें, नीचे एग्जांपल ना लिखें। मैं आपको ये समझा चुका हूं, बार बार ना करें। ये बेटे केस स्टडी आपने लिखी थी, सेल्स 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50,000, कंट्रीब्यूशन 50,000, फिक्स कॉस्ट 20,000, ईबीआईटी 30,000, इंटरेस्ट 10,000, ईबीटी 20,000। बेटे ये आपने ऑलरेडी लिखी थी, मैंने आपको पहले ही करा दिया है। फाइनेंशियल रिस्क कंसेप्ट नंबर 15। बेटे मैंने 14 से 18 तो बता ही दिए, फिर भी अलग अलग भी लिखवा रहा हूं। कंसेप्ट